एक विशाल गोल और लगातार घूमते हुए ग्रह को एक चपटे कागज के टुकड़े पर उतारना, मतलब इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और जटिल पहेलियों में से एक रहा है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत हैं वो पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के विषय पर आधारित कुछ बेहद दिलचस्प और सरल नोट्स हैं। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का जो हमारा मिशन है वो भी बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे सदियों के प्रयास के बाद इंसानों ने इस असीमित दुनिया को अपनी जेब में रखने लायक बना लिया। हाँ, और इन स्रोतों में शुरुआत में ही एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण दिया गया है। मतलब अगर हम एक जन्मदिन की पार्टी की कल्पना करें तो वहां एक शानदार गोल 3D केक मेज पर रखा होता है। हाँ, वो एकदम असली और ठोस होता है। सही कहा। उस केक को हर तरफ से देखा जा सकता है, उसकी असली सजावट और गहराई को महसूस किया जा सकता है। लेकिन जब उस केक की एक फोटो खींची जाती है तो वो पूरी तरह से एक चपटी 2D छवि में बदल जाता है। और यही केक और उसकी तस्वीर वाली एनालॉजी कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो हमारा ग्लोब है वो उस असली गोल केक की तरह है। मतलब वो पृथ्वी का सबसे सटीक और प्राकृतिक प्रतिनिधित्व है ना? एकदम सही। वो ग्रह के सही आकार, महासागरों की गहराई और महाद्वीपों के असली अनुपात को बनाए रखता है। लेकिन समस्या ये है कि ग्लोब व्यावहारिक नहीं है। मतलब एक बड़े से ग्लोब को मोड़कर बैकपैक में तो नहीं रखा जा सकता। हाँ, या किसी छोटे से शहर की एक संकरी गली को ग्लोब पर नहीं ढूंढा जा सकता। यहीं पर मैप यानी नक्शे की जरूरत पड़ती है, जो उस केक की एक चपटी फोटो की तरह है। हाँ, और ये नक्शे आज से नहीं बल्कि तब से इंसानों के काम आ रहे हैं जब गूगल मैप्स या इंटरनेट का कोई वजूद ही नहीं था। हमारे स्रोत इसे एक खजाने के नक्शे के रूप में पेश करते हैं जो हमें ऊपर से चीजों का नजारा दिखाता है, जिसे हम बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है एक गोल चीज को जब कागज पर चपटा किया जाएगा तो कुछ न कुछ तो बदलेगा या खींचेगा ही। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मैप भले ही कागज का एक साधारण सा टुकड़ा लगे, लेकिन इसके पीछे एक पूरा विज्ञान और इंसानी मनोविज्ञान छिपा है। वो कैसे? मैप वास्तव में इंसानी दिमाग की उस बुनियादी जरूरत को दर्शाता है जिसमें वो बड़ी से बड़ी और जटिल चीज को नियंत्रण में रखना चाहता है। ये सूचनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करने की कला है कि देखने वाला बिना अभिभूत हुए अपनी जरूरत की जानकारी निकाल सके। हाँ, क्योंकि एक ही नक्शे पर दुनिया भर की हर जानकारी नहीं थोपी जा सकती है। वो तो फिर पढ़ने लायक ही नहीं रहेगा। एकदम सही कहा आपने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैप्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। स्रोतों में इन्हें याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक दी गई है, पीपीटी। अरे वाह, पीपीटी। हाँ, जैसे दफ्तरों में अक्सर प्रेजेंटेशन देने के लिए पीपीटी का इस्तेमाल होता है, यहाँ भी इस पीपीटी का मतलब सूचनाओं को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना ही है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इसमें पहले पी का मतलब है फिजिकल मैप। अच्छा। ये पृथ्वी के प्राकृतिक बनावट को दिखाता है। ये वो मैप है जो बताता है कि कहाँ ऊंचे पहाड़ सीना ताने खड़े हैं, कहाँ गहरी घाटियां हैं, नदियां किस दिशा में बह रही हैं और महासागर कहाँ तक फैले हैं। तो ये पूरी तरह से भूगोल पर आधारित है। बिल्कुल। इसके बाद दूसरे पी से आता है पॉलिटिकल मैप। हाँ, फिजिकल मैप प्रकृति द्वारा बनाई गई दुनिया है, जबकि पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से इंसानों द्वारा घड़ी गई दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये वो मैप है जिसमें लकीरें खिंची होती हैं। एकदम सही। ये देशों की सीमाएं, राज्यों के बंटवारे, शहर और राजधानियां दिखाता है। प्रकृति ने जमीन पर कोई लकीर नहीं खींची कि यहाँ से एक देश खत्म और दूसरा शुरू होता है। ये लकीरें इंसानों ने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक सहूलियत के लिए बनाई हैं। हाँ, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल मैप्स का जन्म हुआ। बिल्कुल। और अंत में जो टी है वो थीमेटिक मैप को दर्शाता है। नाम से ही पता चलता है कि ये किसी खास विषय या थीम पर आधारित होता है। जैसे अगर किसी को ये जानना है कि दुनिया के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश होती है, या किस इलाके में कितनी घनी जनसंख्या रहती है, या फिर दुनिया भर में जंगलों का फैलाव कैसा है, तो वो थीमेटिक मैप का ही सहारा लेगा। मतलब ये एक तरह से डेटा विजुअलाइजेशन का सबसे शुरुआती और प्रभावी रूप है। हाँ, और ये वर्गीकरण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव मस्तिष्क एक साथ अनगिनत सूचनाओं को प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर हम एक ही कागज पर पहाड़ों की ऊंचाई, देशों की सीमाएं और बारिश का डेटा सब कुछ छाप दें तो वो एक बेमतलब का जाल बन जाएगा। पीपीटी मॉडल हमें उस शोर को कम करके सिर्फ उसी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी देता है जिसकी उस वक्त जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बुनियादी चुनौती सामने आती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। अगर मैप सिर्फ कागज का एक चपटा टुकड़ा है तो असल दुनिया की इतनी विशाल दूरियों और सटीक दिशाओं को इस छोटे से कागज पर बिना किसी गड़बड़ी के कैसे उतारा जाता है?
ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब पूरे हिमालय पर्वत की श्रृंखला या प्रशांत महासागर को एक छोटे से कागज पर इस तरह कैसे समेटा जाए कि उनकी दूरियों का अनुपात बिल्कुल सही रहे? ये कार्टोग्राफी की सबसे बड़ी चुनौती और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। इस समस्या का समाधान हमारे स्रोतों में दिए गए डीडीएस सिद्धांत में छिपा है। डीडीएस? हाँ, डीडीएस का मतलब है दूरी यानी डिस्टेंस, दिशा यानी डायरेक्शन और प्रतीक यानी सिंबल्स। किसी भी मैप को सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए इन 3 स्तंभों का होना अनिवार्य है। अच्छा, तो सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। बिल्कुल। अगर हम सबसे पहले दूरी यानी डिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए स्केल या पैमाने का आविष्कार किया गया। ये स्केल एक बहुत ही गणितीय और तार्किक तरीका है। इसका काम चीजों को बेतरतीब ढंग से छोटा करना नहीं है, बल्कि एक निश्चित अनुपात में छोटा करना है। सही कहा। अगर पृथ्वी पर 2 शहरों के बीच की असली दूरी 500 किलोमीटर है, तो मैप पर 500 किलोमीटर लंबी लाइन खींचना तो असंभव है ना? हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए एक स्केल तय कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि मैप पर खींची गई एक छोटी सी 1 सेंटीमीटर की लाइन असल दुनिया के विशाल 500 किलोमीटर को दर्शा रही है। ये अनुपात सुनिश्चित करता है कि मैप पर हर चीज अपने सही आकार और दूरी के सापेक्ष बनी रहे। और ये सिर्फ एक गणितीय खेल नहीं है, बल्कि नेविगेशन की जान है। इसी स्केल की मदद से पुराने समय में नाविक अपने कंपास और डिवाइडर का इस्तेमाल करके ये हिसाब लगाते थे कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ दूरी पता होने से काम नहीं चलता। अगर किसी को ये पता है कि खजाना 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरफ जाना है, तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। सही बात है। यहीं पर डीडीएस का दूसरा स्तंभ यानी दिशा या डायरेक्शन काम आता है। और दिशाओं के बिना कोई भी मैप सिर्फ एक खूबसूरत चित्र बनकर रह जाएगा। दिशाओं को आसानी से याद रखने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही रचनात्मक और मजेदार ट्रिक दी गई है। नेवर ईट सॉगी वैफल्स। ये बहुत मजेदार है। हाँ। जो लोग भूगोल की पढ़ाई शुरू करते हैं उनके लिए ये एक आम लेकिन कारगर तरीका है। अगर हम इन शब्दों के पहले अक्षरों को लें, नेवर का एन यानी उत्तर नॉर्थ, ईट का ई यानी पूर्व ईस्ट, सॉगी का एस यानी दक्षिण साउथ और वैफल्स का डब्ल्यू यानी पश्चिम वेस्ट। तो अगर हम घड़ी की सूर्य की दिशा में घूमें तो ये क्रम NESW बन जाता है। बिल्कुल। इस तरह के छोटे छोटे स्मृति चिन्ह जटिल चीजों को दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देते हैं। दिशाओं का ये मानकीकरण पूरी दुनिया में एक जैसा है। मैप के ऊपर का हिस्सा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये एक वैश्विक सहमति है जिसने कार्टोग्राफी को एक सार्वभौमिक भाषा में बदल दिया। और डीडीएस का तीसरा हिस्सा क्या है? अगर हम डीडीएस के तीसरे हिस्से यानी प्रतीकों सिंबल्स की बात करें तो ये उस सार्वभौमिक भाषा की असली शब्दावली है। एक मैप पर जगह बहुत कीमती होती है। हाँ, कागज का एक छोटा सा ही तो टुकड़ा होता है। बिल्कुल। अगर हमें मैप पर एक रेलवे स्टेशन दिखाना है तो वहां एक असली ट्रेन या स्टेशन की पूरी बिल्डिंग का चित्र नहीं बनाया जा सकता। इससे मैप इतना भर जाएगा कि उसे पढ़ना असंभव हो जाएगा। और सिर्फ जगह बचाने की ही बात नहीं है, ये भाषा की बाधाओं को पार करने का भी एक तरीका है। प्रतीकों के जरिए हम बहुत कम जगह में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। हाँ, जैसे रेलवे स्टेशन के लिए एक छोटी सी पटरी का निशान, जंगलों के लिए छोटे हरे पेड़ या किसी देश की राजधानी के लिए एक बिंदु के चारों ओर बना गोला। सही बात है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये प्रतीक दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश में यात्रा कर रहा है जहां की भाषा उसे बिल्कुल नहीं आती और वो वहां का स्थानीय मैप खरीदता है, तो उसे शब्दों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ चित्र देखकर समझ जाएगा। बिल्कुल। वो मैप पर एक नीली लहरदार लाइन देखकर तुरंत समझ जाएगा कि वहां एक नदी है। एक लाल रंग का क्रॉस देखकर समझ जाएगा कि पास में अस्पताल है। प्रतीकों ने मैप को एक ऐसी दृश्य भाषा बना दिया है जिसे इंसान का दिमाग किसी भी लिखित शब्द से ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। तो दूरी तय हो गई, दिशाएं मिल गईं और प्रतीकों ने मैप पर चीजें भी उकेर दी। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है। वहां कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई मील का पत्थर नहीं है जिससे वो अपनी स्थिति बता सके। हाँ, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे में दूरी और दिशा के नियम भी तब तक काम नहीं आते जब तक कि कोई शुरुआती बिंदु ना हो।
पृथ्वी पर किसी एक सटीक बिंदु को खोजने के लिए हमें इस डीडीएस सिस्टम से एक कदम आगे बढ़कर एक गणितीय ग्रिड सिस्टम की ओर जाना पड़ता है। और ये ग्रिड सिस्टम इंसानी इतिहास के सबसे शानदार बौद्धिक आविष्कारों में से एक है। ये असीमित और निशान रहित महासागरों या रेगिस्तानों पर अदृश्य रेखाओं का एक ऐसा जाल है जिसने दुनिया के हर एक इंच को एक खास पता दे दिया है। इस ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए स्रोत हमें XY लोकेशन सिस्टम का उदाहरण देते हैं। अगर हम एक चेस बोर्ड यानी शतरंज के बोर्ड पर नजर डालें तो उसमें आड़े और खड़े डिब्बे होते हैं, है ना? हाँ, और हर डिब्बे का अपना एक खास नाम होता है, जैसे E4 या D5। इसी तरह अगर किसी बड़े बाजार में कोई विशेष दुकान ढूंढनी हो तो हम एक ग्रिड की तरह सोचते हैं, जैसे गली नंबर 3 में जाइए और दाईं तरफ से चौथी दुकान। बिल्कुल इसी XY ग्रिड का सिद्धांत हमारी पूरी पृथ्वी पर लागू किया गया है और इसके लिए हमने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी। और इन काल्पनिक रेखाओं के 2 मुख्य प्रकार हैं जिन्हें मिलाकर वो ग्रिड या जाल बनता है। और इन्हें याद रखने के लिए स्रोतों में जो ट्रिक्स हैं वो वाकई कमाल की हैं। पहली रेखाएं हैं अक्षांश, जिन्हें अंग्रेजी में लैटिट्यूड्स कहते हैं। अच्छा, इसकी क्या ट्रिक है? इसे याद रखने का तरीका है, लैटिट्यूड्स का मतलब लेटी हुई लाइनें। ये वो रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, बिल्कुल पृथ्वी के चारों ओर लेटी हुई। हाँ, ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का। इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, और इसे 0 डिग्री माना गया है। बिल्कुल। जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर ऊपर या दक्षिण की ओर नीचे जाते हैं, ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं, जब तक कि हम 90 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ पोल या 90 डिग्री दक्षिण यानी साउथ पोल तक नहीं पहुंच जाते। और इन अक्षांश रेखाओं के पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। ये सिर्फ किसी जगह की उत्तर दक्षिण स्थिति नहीं बताती, बल्कि उस जगह के पर्यावरण और जलवायु का पूरा खाका भी खींचती हैं। वो कैसे? मतलब जलवायु से इसका क्या लेना देना है? चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए सूरज की किरणें हर जगह एक समान नहीं पड़ सकती। भूमध्य रेखा के पास का हिस्सा सूरज के सबसे सीधे संपर्क में रहता है, ठीक वैसे ही जैसे टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर सबसे तेज पड़ती है। हाँ, ये बात तो है। इसी वजह से भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के आसपास का इलाका साल भर अत्यधिक गर्मी का सामना करता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस लेटी हुई 0 डिग्री रेखा से दूर जाते हैं और बीच के अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी होने लगती हैं। तो वहां मौसम थोड़ा सामान्य हो जाता है। बिल्कुल, वहां का मौसम सामान्य या मध्यम हो जाता है। और जब हम 90 डिग्री यानी ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा तिरछी हो जाती हैं कि वहां गर्मी पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा, इसलिए वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप वहां कड़ाके की ठंड और स्थायी बर्फ की चादरें होती हैं। तो अक्षांश का सीधा मतलब उस जगह के तापमान और जलवायु से है। अक्षांश रेखाओं ने हमें ये तो बता दिया कि हम उत्तर दक्षिण में कहाँ हैं और वहां का मौसम कैसा होगा, लेकिन किसी जगह की सटीक पहचान के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि हम पूर्व पश्चिम में कहाँ हैं। एकदम सही। यहीं पर दूसरी काल्पनिक रेखाएं मैदान में आती हैं, देशांतर, जिन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। इसके लिए स्रोत की ट्रिक है। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब लंबी लाइनें। ये खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक। और अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। वे भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूर होती हैं और ध्रुवों पर जाकर एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक संतरे की फांकों की तरह। सही कहा। और अक्षांश की तरह ही देशांतर में भी एक 0 डिग्री रेखा तय की गई है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ऐतिहासिक कारणों और उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव के चलते यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर में स्थित एक वेधशाला से होकर गुजरती है। और जब ये लेटी हुई लाइनें यानी अक्षांश और खड़ी लाइनें यानी देशांतर आपस में कटती हैं तो हमें हमारी सटीक लोकेशन मिल जाती है। चलिए, भारत की राजधानी दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। स्रोत के अनुसार दिल्ली 29 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 77 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। इसे XY लोकेशन सिस्टम की तरह समझना बहुत आसान है। कैसे? 29 डिग्री नॉर्थ हमें बताता है कि हमें भूमध्य रेखा से 29 डिग्री ऊपर उत्तर की तरफ जाना है, और 77 डिग्री ईस्ट हमें बताता है कि हमें ग्रीनविच वाली प्राइम मेरिडियन से 77 डिग्री दाईं ओर पूर्व में जाना है। जहां ये दोनों रास्ते कटेंगे वही दिल्ली का सटीक और अचूक गंतव्य होगा।
यह स्थान निर्धारण की एक बहुत ही निर्दोष व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कार्टोग्राफी का एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा होता है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं सिर्फ जगह या स्पेस के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? इनका सबसे बड़ा और गहरा संबंध समय यानी टाइम से है। अच्छा, जब हम पहली बार इस बारे में सोचते हैं तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि कागज पर खींची गई लंबी रेखाएं हमारी घड़ियों की सुइयों को कैसे नियंत्रित कर सकती हैं। हाँ, अजीब तो लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और गणित बहुत ही पारदर्शी है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और इसी घुमाव के कारण दिन और रात का चक्कर चलता है। बिल्कुल। चलिए इस गणित को एक बार समझते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और अपना एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है। गणितीय रूप में एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम 360 डिग्री को 24 घंटे से भाग दें तो जवाब आता है 15 डिग्री। ये एक बहुत ही जादुई आंकड़ा है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर 15 डिग्री घूमने में ठीक 1 घंटे का समय लगता है। ये हमारे समय की गणना, हमारे टाइम जोन और हमारी घड़ियों का सबसे बुनियादी नियम है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ता है? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो स्थान पूर्व में है वे सूरज का सामना पहले करते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो जो जगह वहां से ठीक 15 डिग्री पूर्व में है, वहां सूरज 1 घंटे पहले ही उस स्थिति में पहुंच चुका था। तो वहां समय 1 घंटा आगे होगा। बिल्कुल, वहां समय 1 घंटा आगे होगा, यानी वहां दोपहर का 1 बज रहा होगा। इसके उलट जो जगह 15 डिग्री पश्चिम में है, वहां सूरज अभी पहुंचने वाला है, इसलिए वहां समय 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बज रहे होंगे। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब? इसका मतलब ये है कि दुनिया के हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है, और इसे अपने देश भारत के संदर्भ में देखने पर स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। हाँ, भारत का उदाहरण बहुत सटीक है। स्रोत हमें भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बारे में बताते हैं। जब भी नए फोन या कंप्यूटर का सेटअप किया जाता है तो टाइम जोन के लिस्ट में हमेशा GMT + 5:30 लिखा होता है। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत ने प्रशासनिक और यातायात संबंधी सहूलियत के लिए पूरे देश के लिए एक ही मानक समय तय करने का फैसला किया। इसके लिए जो देशांतर रेखा चुनी गई वो 82.5 डिग्री पूर्व में है। अच्छा, तो अगर हम वही 15 डिग्री प्रति घंटे वाले गणित को इस 82.5 डिग्री पर लागू करें, हाँ, तो वो ठीक 5.5 घंटे का अंतर निकलेगा। यही कारण है कि भारतीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। लेकिन एक ही मानक समय होने के बावजूद सूरज तो अपनी गति से ही चलेगा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा होती है। क्या स्थिति? स्रोत हमें असम और गुजरात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार पूर्व से पश्चिम तक काफी बड़ा है। असम देश के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है और गुजरात बिल्कुल पश्चिमी छोर पर। हाँ, दोनों एकदम विपरीत दिशाओं में हैं। इन दोनों राज्यों के बीच देशांतर रेखाओं का लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और हमारे 15 डिग्री बराबर 1 घंटे वाले नियम के अनुसार 30 डिग्री का मतलब हुआ पूरे 2 घंटे का फर्क। यही कारण है कि असम में सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है, क्योंकि वो पूर्व में है और पृथ्वी के घूमने के कारण सूरज के सामने से पहले गुजर जाता है। सही बात है। जब असम में शाम ढल रही होती है और अंधेरा छाने लगता है, उसी समय गुजरात में तेज धूप खिली होती है और वहां सूरज ढलने में अभी 2 घंटे बाकी होते हैं। मतलब घड़ियों में समय एक ही हो सकता है, लेकिन प्रकृति की घड़ी दोनों जगह अलग अलग समय दिखा रही होती है। बिल्कुल। भारत जैसे देश में तो फिर भी एक टाइम जोन से काम चल जाता है, लेकिन उन विशाल देशों का क्या जिनका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार बहुत ज्यादा है? वहां एक मानक समय लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हाँ, जैसे अमेरिका। बिल्कुल, अमेरिका इतना बड़ा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे 6 अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है, और रूस का विस्तार तो इतना विशाल है कि उसे 11 अलग अलग टाइम जोन में बांटना पड़ा। 11 टाइम जोन, बाप रे। ये तो एक बहुत ही अजीबोगरीब और दिमाग चकरा देने वाली स्थिति पैदा करता है। कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में रहने वाले लोग जब सुबह उठकर अपनी चाय बना रहे होते हैं और उनके लिए एक नया दिन शुरू हो चुका होता है,
ठीक उसी क्षण उसी देश के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग रात की गहरी नींद सो रहे होते हैं। हाँ, एक ही देश, एक ही सरकार, लेकिन दिन और रात का एक साथ अनुभव। और जब हम समय के इस खेल और पृथ्वी के गोल होने की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उस सबसे रहस्यमयी और अंतिम रेखा के बारे में बात करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल। ये पृथ्वी के मैप पर प्रशांत महासागर के बीचों बीच लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित एक टेढ़ी मेढ़ी काल्पनिक रेखा है। अच्छा, तो ये सीधी नहीं है? समय के एक कैलेंडर सीमा की तरह काम करती है। स्रोत इसे तिथि बदलने वाली रेखा के रूप में पेश करते हैं, मतलब क्रॉस लाइन चेंज डेट। अगर हम दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं तो लगातार एक एक घंटा जोड़ते या घटाते हुए कैलेंडर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। बिल्कुल। इसी भ्रम को रोकने के लिए ये रेखा बनाई गई। नियम यह है कि अगर कोई जहाज इस रेखा को पार करके पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो उसे एक दिन का नुकसान होता है, यानी उसे अपना कैलेंडर एक दिन पीछे करना पड़ता है। लेकिन अगर वो पूर्व से पश्चिम की ओर इस रेखा को पार करता है तो उसके कैलेंडर में एक दिन जुड़ जाता है। इसे एक उदाहरण से समझना ज्यादा आसान है। मान लीजिए कि कोई प्रशांत महासागर में एक समुद्री जहाज पर है। आज सोमवार का दिन है। जैसे ही वो जहाज पूर्व से पश्चिम की ओर इस 180 डिग्री रेखा को पार करता है, उस पार जाते ही तुरंत मंगलवार हो जाता है। उसने बिना 24 घंटे बिताए एक पूरा दिन जंप कर लिया। अरे वाह, ये तो सच में किसी टाइम मशीन में बैठकर समय यात्रा करने जैसा लगता है। एक अदृश्य रेखा को पार किया और सीधे आने वाले कल में पहुंच गए, वापस मुड़कर रेखा पार की और फिर से बीते हुए कल में आ गए। हाँ, सुनने में जादुई लगता है, लेकिन ये कोई जादू या साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक बेहद तार्किक, गणितीय और व्यवस्थित प्रणाली का हिस्सा है। इस व्यवस्था के बिना आधुनिक दुनिया का संचार, वैश्विक व्यापार और हवाई यात्राएं पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगी। सही कहा। एक व्यवस्थित कैलेंडर और समय चक्र को बनाए रखने के लिए ये इंटरनेशनल डेटलाइन बेहद जरूरी है। तो अगर हम इस पर ज्ञानवर्धक सफर का एक त्वरित सारांश निकालें, हमने देखा कि कैसे हमारा गोल 3D पृथ्वी रूपी केक एक चपटी फोटो यानी मैप में बदल जाता है। बिल्कुल। हमने सूचनाओं को छांटने के लिए PPT यानी फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक का इस्तेमाल किया। हमने देखा कि DDS यानी दूरी दिशा प्रतीक के नियम कैसे मैप को एक सार्वभौमिक भाषा बनाते हैं, जहां नेवर ईट सॉगी वेफल्स जैसी ट्रिक्स दिशाओं को याद रखने में मदद करती हैं। हाँ। हमने पृथ्वी पर लेटी हुई अक्षांश और खड़ी देशांतर रेखाओं का एक विशाल जाल बिछाया, जिससे जलवायु से लेकर सटीक XY लोकेशन तक का पता चला। हमने 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का वो शानदार गणित समझा जिसने पूरी दुनिया को टाइम जोन में बांट दिया। और अंत में हम दिन बदलने वाली उस अनोखी इंटरनेशनल डेटलाइन तक पहुंचे। अगर हम इस पूरे ज्ञान की प्रासंगिकता पर विचार करें तो ये सिर्फ स्कूल की किताबों या भूगोल के जानकारों तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अदृश्य लेकिन अटूट हिस्सा है। वो कैसे? आज जब हम अपने फोन में GPS चालू करके किसी अनजान रास्ते पर निकलते हैं, या इंटरनेट के जरिए कोई कैब बुक करते हैं, या फिर दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे अपने किसी रिश्तेदार या व्यापारिक सहयोगी को फोन मिलाते हैं, तो हम अनजाने में इन्हीं अक्षांशों, देशांतरों और समय क्षेत्रों के उसी सदियों पुराने जाल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, ये सब हमारे फोन के बैकग्राउंड में चल रहा होता है। बिल्कुल। ये जानकारी इस बात का शानदार प्रमाण है कि इंसानी दिमाग में कितनी अद्भुत क्षमता है। इंसानों ने सूचनाओं की भारी भरकम ओवरलोड और इस विशाल जटिल ग्रह को एक व्यवस्थित, सरल और रोजमर्रा में इस्तेमाल करने लायक प्रणाली में बदल दिया। सच में हमने अपनी सुविधा के लिए इस पूरी पृथ्वी को नाप लिया, उस पर काल्पनिक रेखाएं खींच लीं, दिशाएं तय कर लीं और समय को भी अपने हिसाब से बांट लिया। लेकिन इस सब के बाद ये गहन विश्लेषण खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, जो इन स्रोतों के दायरे से थोड़ा आगे जाता है। अच्छा, वो विचार क्या है? सदियों की मेहनत के बाद आज तो हमने पृथ्वी के लिए ये अक्षांश, देशांतर और टाइम जोन का सटीक सिस्टम बना लिया है। लेकिन सोचिए भविष्य में, कल जब इंसान मंगल ग्रह पर या चांद की सतह पर अपनी स्थायी कॉलोनियां बसाएगा, तो क्या वहां पृथ्वी का ये टाइम जोन और ग्रिड सिस्टम किसी काम आ पाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मंगल ग्रह का आकार अलग है, वहां का एक दिन पृथ्वी के दिन से अलग होता है और वहां सूर्य के चारों ओर घूमने का समय भी अलग है।
क्या इंसानों को पूरे सौरमंडल के लिए एक बिल्कुल नया XY लोकेशन सिस्टम खोजना पड़ेगा? हाँ, ये मुमकिन है। और जब भविष्य के अंतरिक्ष यान ग्रहों के बीच यात्रा करेंगे तो क्या हमें एक नई इंटरप्लैनेटरी डेटलाइन बनानी पड़ेगी, जहां अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी का मंगलवार छोड़कर मंगल ग्रह के किसी बिल्कुल नए दिन में प्रवेश करेंगे? ब्रह्मांड के उस विशाल और असीमित पैमाने पर हमारी ये पृथ्वी की रेखाएं और समय की गणनाएं शायद बहुत छोटी और अपर्याप्त पड़ जाएंगी। अंतरिक्ष के उस अथाह महासागर में नेविगेट करने के लिए भविष्य के इंसानों को वास्तव में समय और दिशा की एक पूरी तरह से नई भाषा लिखनी होगी। ये कार्टोग्राफी का एक ऐसा नया युग होगा जिसकी हमने अभी सिर्फ कल्पना करनी शुरू की है।